हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग। हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। अपनी कल भी क्लास नहीं हो पाई थी। कल क्या वो लाइट की यहाँ पर कटौती थी, इसलिए कोई क्लास हो ही नहीं पाई यहाँ। तो ठीक है, मैं आपको आज जो टॉपिक है, अपने जो बेड डेब्ट्स वाला जो टॉपिक चल रहा था, उस टॉपिक के बारे में आपको बता रहा हूँ। बेड डेब्ट्स का मैंने एक आपको एग्जाम्पल दिया था, एक उदाहरण दिया था। ठीक है, तो एक बार मैं आपको वही ऐसा ही एग्जाम्पल आपको फिर से एक बार बता रहा हूँ, उसको आप देख लेना। तो बेड डेब्ट्स वाला है वो आपके क्लियर हो जाएगा कि उसको हम कैसे दिखाते हैं। ठीक है। देखो, मैंने बेड डेब्ट्स के लिए जो बताया था कि उसमें जो सूचनाएं होती है, इंफॉर्मेशन होती है, वो तलपट में होती है, यानी कि ट्रायल बैलेंस में होती है। और कुछ इंफॉर्मेशन जो है तलपट के नीचे, यानी कि ट्रायल बैलेंस के नीचे होती है। अब वो कैसे होती है वो देखिए एक बार, मैं जैसे मैंने बता दिया था, एक बार फिर से आप इसको देख लो और फिर मैं आपको उसको सोल्व करके बताता हूं। देखो, ये आपके तलपट का जो फॉर्मेट है वो मैं आपको बता रहा हूं। देखो, ये कॉलम, एक कॉलम तो आपके सीरियल नंबर का होता है, 1 2 3 4। ठीक है, तो वो मैं नहीं बता रहा। नेम ऑफ लेजर अकाउंट, खाते का नाम। और इसमें वो 2 कॉलम होते हैं आपके, एक डेबिट और एक होता है क्रेडिट। ठीक है। अब तलपट जो आपके दे रखा है, क्योंकि हम जो फाइनल अकाउंट बनाते हैं वो हमेशा तलपट की सहायता से ही बनाते हैं। ठीक है, ट्रायल बैलेंस होता है और ट्रायल बैलेंस की सहायता से हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं। तो तलपट में केवल मैं बेड डेब्ट्स का बता रहा हूं, तो बेड डेब्ट से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वही मैं बता रहा हूं, उससे हम कैसे करेंगे, और मदे होती है उसको हम दिखाते ही हैं। तो इसमें जो सूचनाएं दे रखी है, एक तो हमारे को डेटर्स दे रखा है, यानी कि देनदार। और देनदार है वो मान लो दे रखे हैं 61,000, 61,000। डेटर्स का मतलब मालूम भाई कि हमने किन जिन व्यक्तियों को उधार माल बेचा था वो हमारे देनदार कहलाते हैं। तो वर्ष के अंत में अधिकतर ट्रायल बैलेंस वर्ष के अंत में ही बनाया जाता है, 31 मार्च या 31 दिसंबर। तो वर्ष के अंत में हमने मालूम किया कि हमारे जो देनदार है वो 61,000 थे। इसके अलावा बेड डेब्ट्स, इसमें बेड डेब्ट्स भी दे रखा है, और बेड डेब्ट्स दे रखा है मान लो कि 2,000 रुपए। बेड डेब्ट्स के लिए मैंने बताया था कि ऐसी धनराशि जो देनदारों से वसूल नहीं हो रही है या वसूल नहीं होगी,
या जो पैसा कंफर्म हो गया है कि यह पैसा डूब गया है, देनदारों से प्राप्त होने वाला नहीं है। और तलपट में अगर बैड डेब्ट्स का अमाउंट दिया हुआ है तो इसका मतलब यह है कि ये 2000 रुपए की राशि है वो देनदारों से प्राप्त नहीं होगी। और इसका पता हमारे को ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले ही मालूम चल चुका था। जब ट्रायल बैलेंस बनाया था उससे पहले हमारे को मालूम चल गया था कि 2000 रुपए की राशि देनदारों से प्राप्त नहीं होगी। तो हमने क्या किया, ये 2000 रुपए की राशि जो प्राप्त होने वाली नहीं है उसको बैड डेब्ट्स के नाम से हमने डेटर्स में से लेस कर दिया। तो अब इसमें जो डेटर्स का जो अमाउंट दे रखा है 61,000, ये 61,000 कब है, 2000 रुपए लेस करने के बाद, यानी कि 2000 रुपए ये घटाए हुए हैं। ध्यान रखना, ही प्रश्न में तलपट में ट्रायल बैलेंस में यदि बैड डेब्ट्स का अमाउंट दिया हुआ है तो इसका मतलब यह है कि ये बैड डेब्ट्स का जो अमाउंट है वो डेटर्स में से यानी कि देनदारों में से लेस किया हुआ है। ठीक है, ये 61,000 कब है, 2000 रुपए लेस करने के बाद। और लेस करने से पहले हमारे देनदार कितने थे, 63,000। ठीक है, तो एक तो ये सूचना दे रखी है। इसके अलावा मैंने एक चीज बताई थी कि जो पैसा डूब गया है इसका तो हमारे को मालूम चल ही जाता है, जो कन्फर्म है कि इतना पैसा डूब गया है। बाकी जो हमारे देनदार बचे हैं उनमें से कितना पैसा डूबने की और संभावना है, कितना पैसा डूबने की और संभावना, मतलब संभावना अनुमान होता ही है, मतलब वो पैसा डूब भी सकता है और नहीं भी, पूरा भी डूब सकता है या आधा भी डूब सकता है, लेकिन हमारा अनुमान यह है कि इतना पैसा शायद डूब सकता है। ये जो अनुमान लगाया जाता है उसके लिए हम क्या करते हैं, एक फंड बना करके प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स के नाम से दिखाते हैं। ऐसा जो पैसा डूबने की और संभावना है, ये तो कंफर्म है कि ये पैसा तो डूब चुका है हमारा। अब बाकी हमारे देनदार कितने बचे हैं, 61,000। बाकी जो देनदार हमारे 61,000 बचे हैं उनमें से भी कुछ प्रतिशत या कुछ पैसा, प्रश्न में सूचना आएगी उसके अनुसार कि इतना प्रतिशत पैसा प्राप्त होना है वो डाउटफुल है, मतलब संभावना है कि डूब सकता है। तो ये जो अनुमान लगा करके इसको हम दिखाते हैं बैड डेब्ट्स के नाम से, इसको हम कहते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। इसको हम बोलते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, डूबत संदिग्ध ऋणों के लिए आयोजन, या पूरा ऐसे भी बोल सकते हैं प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, या केवल डाउटफुल डेब्ट्स भी लिख सकते हो, यानी कि संदिग्ध ऋणों के लिए आयोजन। प्रोविजन का मतलब होता है आयोजन। अच्छा, ऐसा जो पैसा डूबने की संभावना है ये हम हर वर्ष ज्ञात करते हैं। व्यापारी के खाते जब हर वर्ष तैयार करते हैं तो हर वर्ष में हमारा जो देनदारों का अमाउंट होता है अलग अलग होता है, और देनदारों में भी कमी वृद्धि हो जाती है। उसमें कुछ देनदार कम हो जाते हैं, कुछ नए देनदार जुड़ जाते हैं। जरूरी नहीं कि पिछले साल जो हमारे डेटर्स थे वही इस साल भी हो। तो इसलिए जब हर वर्ष देनदारों का अमाउंट अलग होता है तो पैसा डूबने की संभावना कितनी है ये हम हर वर्ष ज्ञात करते हैं। हर वर्ष ये अनुमान लगाया जाता है कि हमारे जो देनदार बचे हैं उनमें से कितना पैसा डूब सकता है। अच्छा, ये अनुमान क्यों लगाया जाता है? ये अनुमान इसलिए लगाया जाता है ताकि हमारे को ये कंफर्म हो सके कि बाकी जो देनदार बचे हैं उनका पैसा तो हमारे को निश्चित रूप से मिलेगा ही मिलेगा, यानी कि वो हमारे शुद्ध देनदार होते हैं, अच्छे देनदार। उनको हम क्या बोलते हैं, गुड डेटर्स, यानी कि ऐसे देनदार जिनका पैसा हमारे को कंफर्म प्राप्त होगा ही होगा। ठीक है, वो देनदार हम ज्ञात करते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो पैसा डूबने की संभावना है उसको हम क्या करते हैं, डेटर्स में से लेस कर देते हैं। तो अब ये कितना पैसा डूबने की संभावना है, जो मैंने बताया कि इस प्रकार का प्रोविजन बनाया जाता है, हर वर्ष ज्ञात किया जाता है। जब हर वर्ष ज्ञात किया जाता है तो जैसे मान लो कि हम 2021 के खाते बना रहे हैं, जब 2021 के खाते तैयार कर रहे हैं तो इसका मतलब हमने 2020 में जब खाते तैयार किए थे उस समय भी हमने ज्ञात किया था कि हमारे देनदारों में कितना पैसा डूबने की संभावना है। तो जो पिछले वर्ष हमने जो प्रोविजन बनाया था, नाम तो उसका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स ही होता है,
लेकिन वो ओल्ड प्रोविजन हो गया, क्योंकि अब 2021 के खाते बना रहे हैं। तो 2020 में हमने जो प्रोविजन बनाया था, जो अनुमान लगाया था, वो पुराना आयोजन हो गया। वो हमारे लिए क्या हो गया? पुराना आयोजन, ओल्ड प्रोविजन। ठीक है। अच्छा, ये जो ओल्ड प्रोविजन होता है, पुराना आयोजन होता है, ये हमेशा तलपट में दिया हुआ रहता है। ओल्ड प्रोविजन होता है, ये हमेशा तलपट में, ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ होता है। तो ध्यान रखना कि अगर तलपट में, ट्रायल बैलेंस में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स के नाम से जो अमाउंट होता है, वो डूबत ऋणों का आयोजन होता है, संदिग्ध ऋणों के लिए आयोजन, लेकिन वो ओल्ड प्रोविजन है। ठीक है। तो ऐसे ही हमारे ये तलपट बना हुआ है, इसके अंदर भी ये अमाउंट दे रखा है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स है, इसका जो अमाउंट है वो हमारे को दे रखा है, मान लो 2500 रुपए। ठीक है। ये 2500 रुपए का अमाउंट दे रखा है। तो तलपट में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स का जो अमाउंट दे रखा है, ये हमेशा तलपट के सीआर साइड में होता है। हमेशा ध्यान रखना, ये कभी भी डीआर में नहीं होता है, सीआर साइड में होता है। तो बुक में देख लेना, अगर डीआर साइड में दे रखा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स के नाम से, इसका मतलब आपके बुक में प्रिंटिंग में गलती है, वो डीआर साइड का नहीं है, वो सीआर साइड में ही है। ठीक है। तो ये सीआर साइड में होता है और ये ओल्ड प्रोविजन है, यानी कि हमने पिछले वर्ष अनुमान लगाया था कि इतना पैसा डूबने की संभावना है। ठीक है। तो ये तो हो गया ओल्ड प्रोविजन। अब क्या है, तलपट में ये तो सूचना दे ही रखी है, अब नीचे क्या है, कुछ सूचनाएं और दे रखी है। अब नीचे सूचनाएं क्या दे रखी है, ₹1000 अतिरिक्त डूबत राशि का प्रावधान कीजिए तथा देनदारों पर 5% डूबत ऋण आयोजन बनाइए। तलपट बना हुआ है, तलपट का टोटल दिया हुआ रहता है हमेशा प्रश्न में, और तलपट के नीचे अलग से सूचनाएं दे रखी है। अलग से सूचनाएं होती है एडिशनल इंफॉर्मेशन के नाम से। अब उसमें सूचना क्या दे रखी है कि ₹1000 अतिरिक्त डूबत राशि का प्रावधान और कीजिए तथा देनदारों पर 5% डूबत ऋण आयोजन बनाइए। ये सूचना दे रखी है। अब ये जो सूचना दे रखी है, अब इसका मतलब क्या है? तो सबसे पहले तो ये देखो, ₹1000 अतिरिक्त डूबत राशि, ये क्या है? बेड डेब्ट्स का अमाउंट ही होता है, बेड डेब्ट्स का अमाउंट ही होता है। लेकिन ये नीचे सूचना में अलग से क्यों दे रखा है? क्योंकि ये ऊपर अंदर जो देखा, ये भी बेड डेब्ट्स है, ये भी बेड डेब्ट्स है, लेकिन ये नीचे अतिरिक्त सूचना में इसने दे रखा है क्योंकि ये जो ₹2000 का अमाउंट दे रखा है बेड डेब्ट्स के नाम से, ये राशि डूब चुकी थी। इसका पता हमारे को तलपट बनाने से पहले ही चल चुका था। जब ट्रायल बैलेंस बना रहे थे, उससे पहले ही हमारे को कंफर्म हो गया था, मालूम हो गया था कि ये ₹2000 हमारे को प्राप्त होने वाले नहीं है। इसलिए हमने क्या कर दिया, उसको डेटर्स में से पहले लेस कर दिया, और लेस करने के बाद में हमने डेटर्स ज्ञात कर लिए 61,000। लेकिन तलपट बनाने के बाद में ज्ञात हुआ कि एक हमारा जो देनदार है वो ऐसा था जिसका पैसा अब कंफर्म हो गया है कि प्राप्त हमारे को नहीं होगा। अब कैसे? जैसे मान लो कि आपकी कोई दुकान है, आपके आसपास में कोई कस्टमर रहता है और अकेला रहता था, और उसके रेंट पर रहता था, आपसे क्या सामान ले जाता था, उसके बाद में आपको पेमेंट कर देता था। अब क्या है, आपको मालूम हुआ कि उस व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया है,
और अब बचने की संभावना नहीं है, या मृत्यु हो गई है, कुछ भी हो सकता है, और कोई उसकी फैमिली में अपने कोई व्यक्ति उसके संपर्क में नहीं है, कोई नहीं रहता था, तो इसका मतलब है कंफर्म हो गया कि हम उसमें 1000 रुपये मांगते थे, यानी कि 1000 रुपये से हमारा वो देनदार था। अब हमारे को कंफर्म हो गया कि वो 1000 रुपये हमारे को प्राप्त नहीं होगा। अच्छा, ये पता हमारे को कब चला? तलपट तैयार करने के बाद में, जब वर्ष के अंत में हम तलपट तैयार कर लिया था और फाइनल अकाउंट बनाने की तैयारी थी, उससे पहले हमारे को मालूम चला कि ये 1000 रुपए की राशि भी अब हमारे को प्राप्त नहीं होगी। तो चूंकि इसका पता हमारे को बाद में चला है, इसीलिए ये तलपट के नीचे दिया हुआ रहता है हमेशा, ये कभी तलपट के अंदर इसीलिए नहीं होता है क्योंकि इसका पता हमारे को बाद में चला है। इसीलिए इसमें शब्द लिखा हुआ है अतिरिक्त, यानी कि एडिशनल। मतलब 2000 रुपए जो डूब गए ये तो है ही, ये 1000 रुपए और डूब गए, बैड डेब्ट्स ही है, लेकिन इसका पता हमारे को बाद में चला है, तो इसको हम एडिशनल बैड डेब्ट्स या फर्दर बैड डेब्ट्स के नाम से दिखा सकते हैं। क्योंकि पहचान क्या है कि 2000 रुपए तो पहले डूब गए थे, इसका पता हमारे को बाद में चला है, ये अतिरिक्त राशि और है, और पैसा डूब गया है, तो इसको हम एडिशनल या फर्दर बैड डेब्ट्स के नाम से दिखाएंगे। अच्छा, चूंकि इसका पता हमारे को बाद में चला था, इसलिए ये राशि हमने डेटर्स में से लेस नहीं की थी, ये राशि तो हम लेस कर चुके हैं। ये जो 2000 रुपए बैड डेब्ट्स का अमाउंट दे रखा है, तो इसका पता तो हमारे को पहले चल चुका था, इसलिए हमने पहले ही इसको डेटर्स में से लेस कर दिया था। लेकिन ये 1000 रुपए का पता तो हमारे को अब चला है, उससे पहले हमने डेटर्स का बैलेंस वगैरह ज्ञात कर लिया लेस करने के बाद में, तो इसलिए ये राशि हमने देनदारों में से लेस नहीं की थी, तो ये हमारे को लेस करनी पड़ेगी। तो इसलिए पहचान के लिए हम क्या करते हैं, फर्दर बैड डेब्ट्स के नाम से दिखाते हैं। ठीक है, कि हमारे अब जो देनदार 61,000 बचे हैं, उस 61,000 में से अब 1000 रुपए और प्राप्त नहीं होंगे। जब 1000 रुपए और प्राप्त नहीं होंगे तो 1000 रुपए लेस कर दो 61,000 में से, तो अब हमारे देनदार कितने बचे? 60,000। यानी कि अब हमारे देनदार 60,000 ही है, 61,000 नहीं है, क्योंकि ये हमारे को अब कंफर्म हो गया कि 1000 रुपए की राशि और डूब गई है, तो बाद में पता चला है। इसलिए फाइनल अकाउंट बनाने से पहले ये 1000 रुपए की राशि हमारे को डेटर्स में से लेस करनी पड़ेगी। अब हमारे देनदार 60,000 बचे। अब 60,000 जो देनदार बचे हैं, अब वो पैसा हमारे को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो उसके लिए सूचना क्या दे रखी है कि देनदारों पर 5% डूबत ऋण आयोजन बनाइए। बाकी जो देनदार बचे हैं, बाकी देनदार कितने हैं? 60,000। ये 60,000 जो बचे हैं, उनमें से भी हमारे को क्या है, कुछ पैसा डूबने की संभावना बता रहा है। मतलब हमारा अनुमान है या हम ये संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि इतना पैसा और डूब सकता है, डाउटफुल हो रहा है, यानी कि कुछ देनदारों पर हमारे को डाउट हो रहा है, या कुछ ऐसे बोल रहे हैं कि नहीं नहीं इतना पैसा नहीं है। कई बार क्या है, किसी ट्रांजेक्शन को लेकर के डिस्प्यूट हो जाता है, और किसी भी कारण से वो कहता है कि नहीं नहीं मैंने इतना पेमेंट कर दिया, मेरे पास इतना नहीं है, मैं तो इतना ही करूंगा, या आपने लिखा नहीं, वो एंट्री नहीं की, वो नहीं की। यानी कि अब जैसे किसी व्यक्ति में 1500 रुपये मांगते थे और वो कह रहा है नहीं मैंने 1000 रुपये दे दिए, मेरे तो 500 ही बाकी है, और वो मानने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे कुछ व्यक्ति है जिनका पैसा अब डाउटफुल है, यानी कि अभी तो डाउटफुल हो गया, यानी कि पैसा डूबने की संभावना है, अभी कंफर्म नहीं हुआ लेकिन संभावना है। तो ऐसा पैसा कितना है, उसके लिए हमने अनुमान कितना लगाया? 5%। तो ये प्रश्न में दिया हुआ रहता है, अनुमान होता है, निश्चित नहीं होता है ये, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि पैसा डूबे ही, हो सकता है मिल जाए या हो सकता है नहीं मिले, या आधा मिल जाए जितना हम अनुमान लगा रहे। लेकिन अभी तो हमारा अनुमान यह है कि बाकी जो देनदार बचे हैं, बाकी देनदार कितने? 60,000, 61,000 नहीं, क्योंकि 1000 रुपए की राशि और डूब गई है। हाँ, अगर ये लाइन नहीं होती, अतिरिक्त डूबत राशि इतना ही होता नीचे कि देनदारों पर 5% डूबत ऋण आयोजन बनाई है, यही दे रखा है, तो हमारे जो देनदार है फिर तो 61,000 ही है। लेकिन ये राशि और डूब गई है, तो ये राशि भी हमारे को लेस करनी पड़ेगी। तो बाकी जो देनदार हमारे अब 60,000 बचे इस प्रश्न की इंफॉर्मेशन के अनुसार, उसमें से 5% पैसा डूबने की और संभावना है। संभावना मतलब वो डाउटफुल है,
संदिग्ध मतलब पैसा डूब सकता है, कंफर्म नहीं है। तो ये जो प्रोविजन है, मैंने बताया था कि ऐसा जो प्रोविजन बनाया जाता है हर वर्ष बनाया जाता है। तो एक ये अंदर जो दे रखा है, ये हमने पिछले वर्ष ज्ञात किया था, ये तो ओल्ड प्रोविजन है। और ये चालू वर्ष का है कि चालू वर्ष के अब हमारे देनदार जो है 60,000, उनमें 5%, तो 60,000 का 5% है वो कितना होता है? 3,000 रुपए। 60,000 का 5% है वो कितना हो गया? 3,000 रुपए। यानी कि 3,000 रुपए की राशि डूबने की और संभावना है। तो इसको हम दिखाते तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स के नाम से है, लेकिन पुराना भी था और नया भी है, इसलिए हम इसको नया है इसलिए हम इसको न्यू प्रोविजन के नाम से दिखाते हैं। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, या ऐसे लिख दो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ब्रैकेट में लिख सकते हो न्यू प्रोविजन, पहचान के लिए, क्योंकि नाम तो इसका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स ही है, लेकिन पहचान क्या है कि एक नया है पुराना है, इसलिए हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं न्यू प्रोविजन। तो चालू वर्ष के लिए जो हम अनुमान लगा रहे हैं, जो पैसा डूबने की संभावना है, डाउटफुल है, वो न्यू प्रोविजन होता है। ठीक है, तो अब ये न्यू प्रोविजन हमने कैसे निकाला? देनदारों में से ये 1,000 रुपए यानी कि फर्दर बैड डेब्ट्स को लेस करने के बाद 61,000 थे, 61,000 में से हमने 1,000 रुपए लेस कर दिए, हमारे देनदार बचे 60,000, और 60,000 का 5% कितना होता है? 3,000 रुपए। ये 3,000 रुपए हमारे न्यू प्रोविजन। ठीक है, अब हम इसको कैसे दिखाएंगे फाइनल अकाउंट में? फाइनल अकाउंट में इसको दो जगह दिखाया जाता है, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और एक बैलेंस शीट में। हमेशा, कभी भी ये ट्रेडिंग में नहीं आता है, क्योंकि ट्रेडिंग में ऐसी मद होती नहीं है। तो बैड डेब्ट्स का जो एडजस्टमेंट किया जाता है वो हमेशा दो जगह किया जाता है, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और एक करते हैं बैलेंस शीट में। तो सबसे पहले करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैसे दिखाते हैं वो देखिए इसमें। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मैं बता देता हूं, ये जैसे आपकी प्रश्न में जो सूचना दे रखी है, इंफॉर्मेशन दे रखी है, उसके अनुसार। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। ठीक है, अच्छा, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कहां दिखाया जाता है? हमेशा डीआर साइड में ही दिखाया जाता है। ठीक है, ये कभी भी सीआर में नहीं आता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मैं डीआर पक्ष है वो मैं बता देता हूं आपके। डीआर पक्ष पूरा नहीं बता रहा, जिस साइड में दिखा रहे हैं केवल वही फॉर्मेट बता कर आपको बता रहा हूं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डीआर साइड में अब इसको हम कैसे दिखाएंगे? तो इसको दिखाने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम दिखाएंगे बेड डेब्ट। बेड डेब्ट कौन सा? जो तलपट में दे रखा है। सबसे पहले कैसे दिखाते हैं वो ध्यान रखना, हमेशा पी&एल में ऐसे दिखाया जाएगा। आपके क्या है, कई बार प्रश्न में सोल्व किया हुआ रहता है, उसमें डायरेक्ट अमाउंट दिया हुआ रहता है, लेकिन वो अमाउंट आया कैसे वो हमारे को ज्ञात दिखाना पड़ेगा। तो पूरा दिखाने का तरीका यह है कि सबसे पहले हम क्या दिखाते हैं? बेड डेब्ट्स। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डीआर साइड में लिख देंगे कि सबसे पहले बेड डेब्ट्स, और बेड डेब्ट्स का जो अमाउंट है वो कितना था? 2,000 रुपए। 2,000। ये तो आपके अमाउंट, ये आपके पर्टिकुलर्स वाला है। तो अंदर जो पर्टिकुलर्स है उसी के अंदर लिख देंगे पहले 2,000 रुपए, यानी कि 2,000 रुपए हमारे डूब चुके हैं, ये तो है। अब हमारे को क्या है, तलपट बनाने के बाद में जो मालूम चला था कि 1,000 रुपए की राशि और डूब गई है, अतिरिक्त डूबत राशि। ये भी तो बेड डेब्ट्स ही है, ये भी बेड डेब्ट्स ही है, बस फर्क इतना ही है कि इसका पता हमारे को पहले चल चुका था और ये 1,000 रुपए की राशि डूबी है, इसका पता हमारे को बाद में चला है। ठीक है, इसलिए ये 1,000 रुपए की राशि हम इसमें जोड़ करके दिखा देंगे। ठीक है, तो इसमें हम जोड़ देंगे, और इसको हम किस नाम से जोड़ेंगे? फर्दर। फर्दर का मतलब होता है अतिरिक्त, फर्दर बेड डेब्ट्स, क्योंकि पहचान क्या है? ये भी बेड डेब्ट्स है, ये भी बेड डेब्ट्स है।
लेकिन ये अतिरिक्त डूबत राशि है, क्योंकि ये पहले से कंफर्म हो गया था, इसका पता हमारे को बाद में चला है, इसलिए तो 1000 रुपए की राशि और हम इसमें जोड़ देंगे, तो आपके टोटल है वो कितने हो गए, 3000 रुपए। तो 3000 रुपए आपके टोटल बेड डेब्ट्स हो गया। अब ये तो हो गया, अब इसमें हम क्या करेंगे, ये हमने जो न्यू प्रोविजन बनाया है, ये न्यू प्रोविजन कौन सा, ये जो 5%, नीचे जो सूचना में दिया जाता है कि डूबत ऋण आयोजन बनाइए, ये चालू वर्ष का आयोजन होता है बेड डेब्ट्स का, मतलब जो डूबने की संभावना है, डाउटफुल, ये डाउटफुल है, ये पैसा डूब भी सकता है और नहीं भी। तो ये तलपट के नीचे दे रखा है, तो ये न्यू प्रोविजन है। ये जो न्यू प्रोविजन है मैंने बताया था अभी कैसे निकालते हैं, हमारे जो डेटर्स हैं, टोटल डेटर्स तो हमारे 61,000 थे, लेकिन 1000 रुपए हमारे और डूब गए, तो पहले तो ये 1000 रुपए लेस कर दो, यानी कि अब हमारे देनदार 60,000 बचे, और 60,000 जो देनदार बचे हैं उसका 5%, ठीक है, ऐसे आपके कितना आ गया, 3000 रुपए। ये 3000 रुपए की राशि जो डूबने की संभावना है, इसको हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स के नाम से दिखा देंगे। वो भी हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करके दिखा देंगे, इसमें हम ऐड कर देंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ब्रैकेट में आप ऐसे लिख सकते हो न्यू प्रोविजन, क्योंकि संदिग्ध ऋणों के लिए जो आपने आयोजन बनाया है, ये कौन सा है, नया प्रोविजन इस वर्ष का, क्योंकि ओल्ड प्रोविजन तो पहले से दिया हुआ रहता है, ओल्ड प्रोविजन हमारे को कैलकुलेट नहीं करना पड़ता है, न्यू प्रोविजन ही कैलकुलेट करना पड़ता है, क्योंकि पहले से जो दे रखा है ये तो पहले से कैलकुलेट किया हुआ है। वैसे भी पहचान यही है कि पहले से तलपट में दिया हुआ होता है वो हमेशा ओल्ड प्रोविजन ही होता है, और न्यू प्रोविजन हमारे को कैलकुलेट करना पड़ता है। तो न्यू प्रोविजन यानी कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, या आप ऐसे भी लिख सकते हो न्यू प्रोविजन या न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, तो पूरा तो लिखने का तरीका तो आपके यही है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स ब्रैकेट में लिख सकते हो न्यू प्रोविजन, भाई ये न्यू प्रोविजन है, और न्यू प्रोविजन हमारे है वो कितना आया है, 3000 रुपए, तो ये 3000 रुपए है वो हम इसमें ऐड कर देंगे, यानी कि 3000 रुपए की राशि डूब गई है और 3000 रुपए डूबने की और संभावना है, तो टोटल कितने हो गए, 6000 रुपए। अब 6000 रुपए हो गए, अब जो चालू वर्ष के जब खाते बना रहे हैं, तो अब जो पुराना आयोजन था, जो हमने पहले पिछले वर्ष अनुमान लगाया था, अब उस प्रोविजन की हमारे को आवश्यकता नहीं है, तो इस ओल्ड प्रोविजन को हम क्या कर देंगे, अब लेस कर देंगे, क्योंकि पहले हमने इसको क्या किया था, ऐड किया था पिछले वर्ष, तो इसको चालू वर्ष में हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो ध्यान रखना कि तलपट में जो ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स के नाम से अमाउंट होता है, उसको हमेशा लेस किया जाता है, ये ओल्ड प्रोविजन होता है, तो इसको हम लेस कर देंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ब्रैकेट में लिख सकते हो ओल्ड प्रोविजन, कई बार शॉर्ट में हम इतना भी लिख देते हैं ओल्ड प्रोविजन, क्योंकि पुराना आयोजन है, ये हम न्यू प्रोविजन ऐसे लिख देते हैं, लेकिन पूरा लिखने का सही तरीका तो अपना यही है। तो ओल्ड प्रोविजन है वो कितना था, 2500 रुपए, ये 2500 रुपए हम लेस कर देंगे, तो 2500 रुपए लेस कर देंगे, तो इसमें अमाउंट वाले कॉलम में कितना आ जाएगा, 3500 रुपए, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारा दिखाने का जो तरीका है वो यही है, सबसे पहले हम बेड डेब्ट्स दिखाते हैं, फर्दर बेड डेब्ट्स है वो ऐड कर देंगे। अच्छा, फर्दर बेड डेब्ट जरूरी नहीं है कि फर्दर बेड डेब्ट्स हो ही प्रश्न में, क्योंकि कई बार प्रश्न में ये होता है और कई बार नहीं होता है, तो नहीं दे रखा तो तुम उसको ढूंढते रहो कि इसमें नहीं दे रखा है, जरूरी नहीं है। तो अगर है तो ऐसे प्रश्न में लिखा हुआ रहेगा नीचे, तो हम मानते हैं, ये नहीं दे रखा है तो फिर केवल बेड डेब्ट्स ही लिखेंगे, क्योंकि होता है तो ही फर्दर बेड डेब्ट्स हम ऐड करेंगे। और फिर न्यू प्रोविजन, न्यू प्रोविजन तो हमेशा हमारे को कैलकुलेट करना ही पड़ता है, क्योंकि ये डाउटफुल कितना है
इसका तो अनुमान लगाया जाता है। और न्यू प्रोविजन का मैंने बता दिया, अगर इसमें ये फर्दर बैड डेब्ट्स नहीं होता, ये 1000 रुपए और हमारे देनदार 61,000 होते, तो ये 5% किसका निकालते हम, 61,000 का निकालते, तो 61,000 का 5% होता। लेकिन इसमें फर्दर बैड डेब्ट्स है, इसलिए पहले हम वो लेस कर देंगे, क्योंकि जो पैसा डूब ही चुका है वो तो हमारे को कम करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि उससे तो हमारे को मालूम कैसे चलेगा। इसलिए हम 1000 रुपए हम उसमें से लेस कर देंगे कि हमारे जो देनदार है वो 60,000 ही बचे। अब 60,000 बचे, अब उनमें से कितना पैसा और डाउटफुल है उसको हम न्यू प्रोविजन के नाम से हम ऐड कर देते हैं, और जो पुराना आयोजन है ओल्ड प्रोविजन है वो हमेशा लेस कर देते हैं। और ओल्ड प्रोविजन की मैंने पहचान बता दी, ये तलपट में ट्रायल बैलेंस में हमेशा सीआर साइड में ही होता है, ट्रायल बैलेंस के सीआर साइड में होता है हमेशा, इसलिए हमेशा इसको लेस ही किया जाता है, ये कभी भी डीआर साइड में नहीं होता है। तो ये तो हो गया आपके P&L में दिखाने का तरीका। तो मैंने बताया था कि ये जो एडजस्टमेंट है हम दो जगह दिखाते हैं, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और एक बैलेंस शीट में, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज इसमें मैं तुम्हारे को और बता देता हूं। एक चीज क्या है आपके, चलो उसको रहने दो, उसको जब आगे दूसरा एग्जाम्पल ही करेंगे, अभी तो सिंपल आपके ज्यादातर यही आता है, उसके बाद में कर लेंगे। अभी तो सिंपल यही समझ लो कि एक बार के अंदर क्या है सारी चीजें मिक्स हो जाती है तो कंफ्यूजन हो जाता है। अभी तो सिंपल ये देख लो कि ज्यादातर मोस्टली 90% तो आपके ऐसा ही आता है, इसलिए सोचने की जरूरत ही नहीं है। फिर परिस्थिति जैसे होती है तो फिर मैं तुम्हारे को बता दूंगा। तो इसको हमारे को बस यही है, बैड डेब्ट से फर्दर बैड डेब्ट ऐड होता है, न्यू प्रोविजन ऐड होता है, ओल्ड प्रोविजन हमेशा लेस होता है। ये P&L में दिखाने का तरीका। अब इसको बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे, तो बैलेंस शीट का मैं तुम्हारे को और बता देता हूँ। तो बैलेंस शीट का देखो आप, ये तो मैंने सोल्व करके बता ही दिया, बस आपकी संख्या वगैरह चेंज हो जाएगी, बाकी अपना है वही रहेगा, उसमें आपके कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बैलेंस शीट का देखो, ये आपके बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। अच्छा, बैलेंस शीट में इसको हमेशा हम एसेट्स पक्ष में दिखाते हैं, कभी लायबिलिटी साइड में कभी नहीं आ सकता, क्योंकि हमारे जो डेटर्स होते हैं, देनदार होते हैं, उनको हम कहाँ दिखाते हैं, एसेट्स पक्ष में। जो डेटर्स होते हैं, देनदार होते हैं, उनको हमेशा एसेट्स पक्ष में दिखाया जाता है, इसलिए इसका एडजस्टमेंट एसेट्स में ही होगा, ये कभी भी लायबिलिटी साइड में नहीं आ सकता है। ध्यान रखना, कहीं ये गलती कर दो, क्योंकि आपने ऐसा कर दिया है तो बिल्कुल गलत माना जाएगा। तो एसेट्स पक्ष में अब हम कैसे दिखाएंगे, तो एसेट्स पक्ष में दिखाने के लिए सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे, डेटर्स, ठीक है। अब ये तो आपके अमाउंट वाला कॉलम है, डेटर्स हमारे कितने हैं, 61,000। 61,000 हमारे डेटर्स थे। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो फर्दर बैड डेब्ट से वो लेस कर देंगे, तो फर्दर बैड डेब्ट से वो लेस कर दो। और फर्दर बैड डेब्ट कितना है, 1,000 रुपए। 1,000 रुपए लेस कर दिया, तो हमारे देनदार है वो कितने आ गए, 60,000 रुपए। अगर फर्दर बैड डेब्ट नहीं होता तो हम डेटर्स 61,000 ही लिखते, ठीक है। लेकिन इसमें था फर्दर बैड डेब्ट, इसलिए हमने लेस कर दिया। अब इसके बाद में इसमें क्या करेंगे, हमने जो न्यू प्रोविजन ज्ञात किया था, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स का कौन सा, न्यू प्रोविजन, और हमारे जो इसमें न्यू प्रोविजन है वो 5%, 60,000 का निकाला था, वो कितना आया था, 3,000 रुपए।
तो 3000 रुपये जो न्यू प्रोविजन आया था वो भी हम क्या करेंगे, डेटर्स में से लेस कर देंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कितना था, 3000 रुपये। ये 3000 रुपये लेस कर देंगे और अमाउंट में आपके कॉलम है वो कितना आ जाए, ये अमाउंट कितना आ जाएगा, 57,000 रुपये। इस प्रकार से दिखाएंगे। बैलेंस शीट में हमेशा ध्यान रखना कि इसमें डेटर्स में से दो ही मदें लेस की जाती है, लेस होती है, ऐड नहीं होती है। एक तो फर्दर बैड डेब्ट्स और एक न्यू प्रोविजन। ओल्ड प्रोविजन कभी लेस नहीं किया जाता है, ध्यान रखना, ये ओल्ड प्रोविजन है, इसका कुछ भी नहीं किया जाता है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, केवल न्यू प्रोविजन का ही किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, डेटर्स में से इसमें हम दो ही मदे लेस करते हैं, एक तो आपके फर्दर बैड डेब्ट्स और एक आपके न्यू प्रोविजन, और ये दोनों लेस ही होते हैं, ऐड नहीं होता इसमें कुछ भी, और ओल्ड प्रोविजन का कुछ नहीं करना है। अगर इसमें फर्दर बैड डेब्ट्स नहीं होता तो हम क्या करते हैं, ये न्यू प्रोविजन जो आता 5% किसका आता, 61,000 का, वही हम लेस करते हैं इसमें से, लेकिन इसमें दोनों है तो दोनों लेस करेंगे। ठीक है, अब ये बैलेंस शीट में इसमें दिखाने का मतलब ये है कि अब हमारे जो देनदार है वो कितने बचे, 57,000। वैसे तो 61,000 ही थे, लेकिन ये शुद्ध देनदार है, ये वो देनदार है जिनका पैसा, मतलब अच्छे देनदार जिसको बोलते हैं, मतलब ऐसे देनदार जिनका पैसा हमारे को कंफर्म प्राप्त होगा। मतलब ये डाउटफुल हमने पहले लेस कर दिए, अब वो बाद में प्राप्त हो जाता है तो हमारे लिए फायदा है, लेकिन अभी तो हमने ये ज्ञात कर लिया कि अब हमारे 57,000 के देनदार ऐसे हैं जिनका पैसा हमारे को कंफर्म प्राप्त होगा, ये पैसा तो हमारे को मिलेगा ही मिलेगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, ये डेटर्स में से ये फर्दर बैड डेब्ट्स और न्यू प्रोविजन को लेस कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या है, ये जो अनुमान लगाते हैं 3,000 रुपये का, ये पैसा मिल जाता है 3,000 रुपये, या हो सकता है इसमें से 1,500 रुपये डूब जाए, 1,500 रुपये प्राप्त हो जाए, या पूरा पैसा मिल जाए। तो पूरा पैसा मिल जाता है तो बाद में हम जोड़कर दिखा देते हैं, लेकिन अभी तो हमारा जो अनुमान है उसके अनुसार ये कि अब हमारे जो देनदार है वो केवल 57,000 ही बचे हैं, शुद्ध देनदार। तो बैलेंस शीट में दिखाने का मतलब यही है, शुद्ध देनदारों की राशि ज्ञात करना, ताकि हम ये ज्ञात कर सके कि हमारे जो अच्छे देनदार है वो कितने हैं। ठीक है, तो मैंने आपको इसका एडजस्टमेंट बताया, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैसे दिखाते हैं और इसको बैलेंस शीट में कैसे दिखाते हैं। तो मैंने आपको दो एग्जाम्पल इसके बता दिए, एक तो मैंने आपको परसों बताया था, और फिर उसमें थोड़ा सा चेंज करके, संख्या चेंज करके मैंने आपको दूसरा एक उदाहरण करके आपको दिया है, जिसको हम P&L अकाउंट में और बैलेंस शीट में कैसे दिखाते हैं। क्योंकि ये ऐसा एडजस्टमेंट है कि आपके 12th में जो आपके चैप्टर है पार्टनरशिप, साझेदारी, तो साझेदारी वाले जो चैप्टर है उनके अंदर काम आएगा। उनके अंदर तो कन्फर्म है, और भी कई जगह और भी चैप्टर है, वहां पर ये कई जगह काम में आते हैं। मतलब 50% से ज्यादा कोर्स में ये टॉपिक काम में आएगा, इसलिए क्योंकि ये टॉपिक 11th में ही बताना था, लेकिन 11th में तो हम कर ही नहीं सके, क्योंकि 15 दिन का अपने को टाइम मिल जाता, 15 दिन का टाइम था अपना, भाई ये हो जाएगा एडजस्टमेंट का, ये सारे कंप्लीट हो जाते, तो 15 दिन में तो 10 दिन में तो अपना कंप्लीट हो जाता, क्योंकि उसमें अपने पास टाइम था इतना, लेकिन उसमें नहीं हो पाया। तो इसलिए ये बताना जरूरी है, क्योंकि 12th का कोर्स करने के लिए ये एडजस्टमेंट क्या होता है, इनको समझे बगैर हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें तो फिर करना है इसको ऐसे आया, फिर तुम्हारे को ये नहीं होगा कि आया कैसे ज्ञात किया, इसलिए मेरे को बताना जरूरी है। तो अब कुछ इसके बाद में कुछ एडजस्टमेंट और बचे हैं, तो वो भी आपके हो जाएगा। तो आपके एडजस्टमेंट है आपके 12th का कोर्स स्टार्ट करने से पहले कंप्लीट हो जाएंगे, तो फिर आपके 12th का कोर्स स्टार्ट करा दूंगा, या तो अगले वीक में ही जैसे स्टार्ट करा देंगे, तो ज़्यादा नहीं, 3-4 दिन के अंदर आपके बाकी एडजस्टमेंट है वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो समझ गए, इसमें मैंने आपको जो बैड डेब्ट्स का बताया है कि बैड डेब्ट्स का हम दो जगह दिखाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम क्या करते हैं, बैड डेब्ट्स में फर्दर बैड डेब्ट्स को हम ऐड करते हैं, न्यू प्रोविजन को हम ऐड करते हैं, और ओल्ड प्रोविजन को लेस करते हैं। ओल्ड प्रोविजन कौन सा, जो तलपट में दिया हुआ रहता है पहले से। और बैलेंस शीट में हम क्या करते हैं, डेटर्स में से दो मदों को लेस करते हैं, एक तो आपके फर्दर बैड डेब्ट्स
और एक आपके न्यू प्रोविजन। इन दोनों को हमेशा लेस किया जाता है, इसमें कोई भी मद है वो ऐड नहीं होती है। ठीक है, तो आज के लिए आपका यही है बेड डेब्ट्स वाला। तो अपने एडजस्टमेंट है, मेन जो एडजस्टमेंट है वो लगभग हो गए, और कुछ छोटे छोटे एडजस्टमेंट है वो आपके और बचे हैं। मेन एडजस्टमेंट आपको 4 एडजस्टमेंट वो बताया मैंने, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, अनर्ड, डेप्रिसिएशन, माल का किसी कारण से नुकसान होता है उसका एडजस्टमेंट बताया मैंने, और इसके अलावा आपको बेड डेब्ट्स का बताया। तो ये तो आपके जैसे हो गए हैं, और अब कुछ 2-4 आपके एडजस्टमेंट और बचे हैं छोटे छोटे, तो वो आपके 2 दिन में 3 दिन में जो हो जाते हैं, जब तक आपके हो जाएगा उसको करते ही फिर अपना 12th का कोर्स स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो इसको क्या है, तुम ये देख लेना एक बार, इसको फिर से आप रिपीट कर लेना।